सुप्रभात विद्यार्थियों, इतिहास के ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नारायण लाल माली, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा। आज BA पाठ द्वितीय वर्ष इतिहास की प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत के अंतर्गत पृथ्वीराज चौहान तृतीय के संबंध में दूसरे वीडियो में हम तराइन के युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कल का जो हमारा वीडियो था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सामान्य परिचय, उसकी विजयों एवं किस प्रकार उसने शासन प्रबंध किया उस संबंध में था। आज का हमारा वीडियो पृथ्वीराज चौहान के मोहम्मद गौरी के साथ संबंधों अर्थात तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध से संबंधित है। मोहम्मद गौरी का हम थोड़ा परिचय प्राप्त करें। मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गजनी का शासक बना था और 1175 ईस्वी में पहली बार उसने भारत पर आक्रमण करके मुल्तान में उच्च पर अधिकार कर लिया और उसके बाद वो गुजरात की ओर बढ़ा, मगर गुजरात के शासक भीमदेव चालुक्य ने उसे 1178 ईस्वी में पराजित कर दिया। फलस्वरूप मोहम्मद गौरी पुनः गजनी लौट गया। 1186 ईस्वी में गौरी ने पुनः भारत की ओर रुख किया और पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर लिया। इससे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के राज्य की सीमाएं आपस में स्पर्श करने लगी और जब पड़ोसी होता है तो श्रेष्ठता साबित करने के लिए, राज्य विस्तार के लिए युद्ध भी होते हैं। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन के मैदान में दो युद्ध हुए। पहला युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ जिसमें पृथ्वीराज विजयी रहा और मोहम्मद गौरी को दुम दबा के भागना पड़ा। द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई और गौरी विजेता बना। यह तराइन कहाँ है ये मैंने मानचित्र में दर्शाने का प्रयास किया है इस स्लाइड के अंतर्गत। वर्तमान हरियाणा राज्य में तराइन स्थित है जहाँ इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हुए थे। दिल्ली से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी है इस तराइन की। इस तराइन के युद्ध के कारणों में हम जाएं तो हम देखते हैं कि गौरी भारत पर बार बार आक्रमण करके एक प्रकार से यहाँ की धन संपत्ति को लूट रहा था और जो सीमावर्ती इलाके थे उन पर उसने अधिकार करके अपना शासन प्रबंध स्थापित कर लिया था। 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के राज्यांतर्गत सरहिंद, जो कि पंजाब में है, जिसका वर्तमान नाम भटिंडा है, पर अधिकार कर लिया। सरहिंद पर गौरी की विजय की सूचना जब पृथ्वीराज को मिली तो वह गौरी का सामना करने के लिए अपनी सेना लेकर के आगे बढ़ा और दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आ डटी। 1191 ईस्वी में दोनों ही सेनाओं के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें राजपूत यानी चौहान शक्ति गौरी पर भारी पड़ी। गौरी युद्ध में घायल हो गया और उसने मैदान छोड़ दिया, वह गजनी चला गया। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय की विजय उसकी सैनिक सफलताओं का चरमोत्कर्ष था। हम देखते हैं तराइन के द्वितीय युद्ध में जो 1192 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गौरी अपनी पराजय का बदला लेने के लिए
पुनः एक शक्तिशाली सेना के साथ भारत की ओर उसने प्रस्थान किया। 1192 ईस्वी में उसने सरहिंद को पुनः विजय किया और दोबारा तराइन के मैदान में आ डटा। दूसरी तरफ हम पृथ्वीराज तृतीय की बात करें तो तराइन के प्रथम युद्ध के बाद वह गौरी की ओर से एक प्रकार से निश्चिंत और उदासीन हो गया था। सैनिक कार्यों में भी इस समय उसने एक प्रकार से ज़्यादा उनके सार संभाल लिया, उदासीनता का परिचय दिया। गौरी के आने की सूचना जब पृथ्वीराज को मिली तो वह पुनः मोहम्मद गौरी का सामना करने के लिए तराइन के मैदान में पहुंच गया। इस समय पृथ्वीराज के साथ उसकी पूरी सेना नहीं थी और वह खुद भी युद्ध करने का इस समय कम इच्छुक था। अतः जब गौरी ने संधि वार्ता का प्रस्ताव रखा तो पृथ्वीराज आसानी से इसके लिए तैयार हो गया, मगर गौरी अपनी पिछली पराजय का बदला लेने के लिए येन केन प्रकारेण पृथ्वीराज को पराजित करने पर तुला हुआ था। उसने राजपूतों को धोखे में रखा। संधि के भुलावे में रखकर उसने प्रातःकाल राजपूतों पर अचानक आक्रमण कर दिया, जिससे राजपूत सेना तितर बितर हो गई। पृथ्वीराज भी युद्ध से पलायन कर गया और मैदान मोहम्मद गौरी के हाथ में रहा। तराइन का द्वितीय युद्ध उसने जीत लिया। अब पृथ्वीराज के संबंध में विभिन्न मत मतांतर हमें मिलते हैं। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासों में कहता है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में हार के बाद मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अरेस्ट कर लिया था और उसे अपने साथ गजनी ले गया था। और वहीं अंधा होने के बावजूद, अंधा कर देने के बावजूद पृथ्वीराज ने अपने सब वेदी बाण से गौरी की हत्या कर दी और बाद में चंद और पृथ्वीराज ने आपस में सुलह करके आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन इस समाचार में ज़्यादा सत्यता नहीं है, केवल कवि की कल्पना हमें लगती है, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। एक मत ये भी है कि वह भागने के दौरान सिरसा के निकट पकड़ा गया और मार दिया गया। तराइन का द्वितीय युद्ध काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण निकले। ये ऐसा युद्ध था जिसने भारत के इतिहास की धारा को बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण परिणाम जो इस युद्ध का निकला वो था, इसने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर दिया। चौहान साम्राज्य की समाप्ति हो गई। हिंदू धर्म पर विनाश के बादल छा गए। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाने लगा। हिंदू धर्मानुयायियों के साथ अत्याचार इस युद्ध के बाद बढ़ गए। और जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों हो जाती है, तब उन पर एक अलग का जजिया भी लादा गया। दिल्ली पर जो इतने समय तक हिंदू शासन चला आ रहा था, उसकी समाप्ति भी इस युद्ध के बाद हो जाती है और दिल्ली पर अब मुस्लिम शासन की शुरुआत होती है, जो नाम मात्र रूप से 1858 ईस्वी तक चलता रहा। तो हम कह सकते हैं कि तराइन के द्वितीय युद्ध ने भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और यही इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। पृथ्वीराज के व्यक्तित्व और कृतित्व हम मूल्यांकन करें, उसके बारे में हम विचार करें तो हमें ये दिखाई देता है, एक छोटी सी उम्र में 11 वर्ष की उम्र में जब उसने राज सिंहासन संभाला था, उसके राज्य को पड़ोसी राज्यों, उसके रिश्तेदारों इत्यादि से खतरा था। तब पृथ्वीराज ने बड़ी वीरता और साहस से अपने सेनापति, अपनी माँ और अपने मंत्रियों के सहयोग से सारे संकटों से पार पा लिया था। इसके बाद उसने अपने स्वजनों, विशेष तौर से नागार्जुन और अपर गांगेय
पराजित करके अपने परिजनों से अपनी गद्दी सुरक्षित की। आसपास के राज्यों चालुक्यों, महोबा इत्यादि को पराजित करके पड़ोस से अपने राज्य को सुरक्षित किया। भांडारकों के उपद्रव को उसने शांत किया। बाद में संयोगिता का अपहरण करके उसने कन्नौज के गहडवालों के साथ जो परंपरागत शत्रुता चली आ रही थी उसको बढ़ावा दिया। बड़े साहस का उसने हर जगह परिचय दिया था। तो वीर और साहसी सेनापति हमें वो प्रमाणित होता है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में अनेक विद्वान निवास करते थे, जिनमें पृथ्वीराज रासों का रचयिता चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक, विद्यापति गौड़, वागीश्वर, जनार्दन भट्ट, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट इत्यादि विद्वानों को पृथ्वीराज ने आश्रय दिया था। धार्मिक रूप से वह एक सहिष्णु शासक था। स्वयं जैन होते हुए भी उसने शक्ति का उपासक था। अन्य धर्मावलंबियों को उसके राज्य में पूरी स्वतंत्रता थी। वह अन्य धर्मों का भी आदर करता था। पृथ्वीराज चौहान एक योग्य शासन प्रबंधक भी था। गाँव में पंचकुल नामक एक सभा होती थी जो ग्राम शासन को देखती थी, स्थानीय शासन को देखती थी। तो हम देखते हैं कि स्थानीय शासन को उसने एक स्वशासन, ये गांव का शासन गांव के लोगों द्वारा ही किया जाए, को उसने प्रचलित किया था। मगर हम पृथ्वीराज में कुछ कमियां भी दिखाई देती है। वह एक अदूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। उसने अपनी दिग्विजय नीति के तहत सभी पड़ोसी शासकों को नाराज कर दिया था। सब पराक्रम करके उन्हें नाराज कर दिया था। वह उसमें कूटनीतिज्ञता की भी कमी थी। तभी तो वो पड़ोसियों से शत्रुता उसने मोल ली। और जब मोहम्मद गोरी ने उसके साथ संधि का बहाना किया तो वह उसे ताड़ नहीं पाया, समझ नहीं पाया। और अंत में इसी कूटनीतिज्ञता की कमी ने तराइन के प्रथम युद्ध में जो उसकी कीर्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, तराइन के द्वितीय युद्ध में उसे पलायन को मजबूर कर दिया, उसकी कीर्ति को धूल में मिला दिया। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पृथ्वीराज चौहान में यदि कूटनीतिज्ञता का समावेश होता और भावुक होकर के वे अपने पड़ोसियों पर आक्रमण नहीं करता, हो सकता है भारत का इतिहास आज कुछ दूसरा होता। धन्यवाद। जय हिंद। हम अगले वीडियो में दिल्ली सल्तनत की स्थापना और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।